हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 109 का हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पार्ट टू करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है द स्टेट एंड क्लास इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज रिलेटिव ऑटोनॉमी थीसिस। तो रिलेटिव ऑटोनॉमी थीसिस ये एक थियरी है जो कि देते हैं हमजा अलवी। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं 70s में जाकर एमर्ज होता है, और हमजा अलवी जो होते हैं वो अपने वर्क से इस कंसेप्ट को और ज़्यादा एडवांस बना देते हैं। अलवी एक स्टार्टिंग पॉइंट से एनालिसिस करते हैं इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ का, कि कहाँ कहाँ ये सोसाइटीज़ लैक करती हैं डेवलपमेंट में, और कहाँ ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ डेवलप करती हैं अपनी सोसाइटीज़ को, इकोनॉमीज़ को। तो ये सब हमजा अलवी बताते हैं। तो जो हमजा अलवी होते हैं वो सोसाइटीज़ का एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉलोनियल रूल के अंदर रही हैं। जो भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कॉलोनियल रूल के अंदर रही है, हमजा अलवी के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो ये स्टेट्स हैं वहाँ पर ओवरसाइज और डोमिनेंट ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री अपरेटस है। मतलब यहाँ पर डोमिनेंट ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस है, यहाँ पर डोमिनेंट मिलिट्री है। ठीक है, यही दो चीज़ें पूरी स्टेट को कंट्रोल करती हैं। अब ये सिचुएशन बनती कैसे है? ये सिचुएशन तब बनती है जब ये कॉलोनियल रेजाइम होता है। इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में एक ऐसा apparatus एस्टेब्लिश करता है जो कि इतना पावरफुल हो कि वहाँ की जो लोकल सोशल क्लासेस है ना, वो उन्हें कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस में रख सके। ठीक है, अब इससे होगा क्या? जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स इन्हें इनहेरिट करेंगी ना, इन लोकल क्लासेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए उन्हें वेस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाकर इन्हें छोड़ा है कि ये वेस्ट के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट तो ये बन गई हैं कि इंडिपेंडेंस इन्हें मिल गई है कॉलोनियलिज्म से, पर अब ये क्या करेंगी, उन पर डिपेंडेंट होने लगेंगी, और इसकी वजह से जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं इन पर इंडिपेंडेंस के बाद भी इन्फ्लुएंस बनाकर रखेगा। इन द पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन वेरियस लोकल ग्रुप्स इंक्लूडिंग इंडिजिनस bourgeois, metropolitan new colonialist bourgeois and landed classes compete for dominance। अब पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन में जो लोकल ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर इंडिजिनस बुर्जुआ आते हैं, मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ आते हैं, वो डोमिनेंस के लिए compete करने लगते हैं। पर हमने ऊपर देखा कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में मिलिट्री अपरेटस और ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखता है। तो यही यहाँ पर होता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ऑलिगार्की होती है वो इनके बीच में मीडिएटरी का काम करती है, कि इनकी डिमांड्स को सुनती है, इनके इंटरेस्ट को सुनती है, और इंश्योर करती है कि जो स्टेट का apparatus है वही डोमिनेट करे, इन लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, उनके हाथ में कभी पावर ना जाए। तो जो ऑल्वी का एनालिसिस होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स होती हैं उनके डायनामिक्स को अच्छे से एनालाइज करके बताया जाता है। ऑल्वी के एनालिसिस में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे कॉलोनियल हिस्ट्री पॉलिटिकल रियलिटीज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने ये देखा ऊपर कि कॉलोनियल स्टेट्स एक ऐसा रेजाइम बनाने की कोशिश करती हैं जहाँ पर जो सोशल क्लासेस होती हैं वो उन्हें अपने इन्फ्लुएंस के अंडर रखें, क्योंकि अगर वो अपने इन्फ्लुएंस के अंडर रखेंगी तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स क्या करेंगी, उन पर डिपेंडेंट होती रहेंगी, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद भी जो कॉलोनियलिज्म है वो इन पर बना रहेगा। State bureaucracy plays a key role in maintaining social order in post-colonial societies where indigenous bourgeoisie is insufficiently developed to constitute a dominant class। अब जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के लिए इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में, जहाँ पर जो इंडिजिनस बुर्जुआ होते हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते कि एक डोमिनेंट क्लास को वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकें।
यानी गवर्न कर सके। जॉन सॉल के अनुसार ये मानते हैं कि जो स्टेट है उसको कुछ आइडियोलॉजिकल फंक्शंस भी करने चाहिए, ना किसी मिलिट्री फंक्शंस करके या किसी डोमिनेंट क्लास की सुन के उनको कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जॉन ये कहते हैं कि अगर स्टेट आइडियोलॉजिकल फंक्शंस का भी यूज करता है, अब इससे होगा क्या कि जो पेरिफेरल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल फिएट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि पहले मिलिट्री और जो ये बुर्जुआ लोग होते थे वो कोर कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, जहाँ पर जो कोर एरियाज है कंट्री के वहां पर वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा देते थे। अब इससे होता क्या था, कोर तो डेवलप हो जाता था पर जो पेरिफेरीज होती थी वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड ही रह जाती थी। तो जॉन ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसको आइडियोलॉजिकल फंक्शन को कहीं ना कहीं एज्यूम करना चाहिए और पेरिफेरल कैपिटलिज्म को लेजिटिमाइज करना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ कॉलोनियल फिएट, कॉलोनियल स्टेट्स की इन्फ्लुएंस में आए बिना। Post-colonial states intervene heavily in their economies, which leads to a state personal taking on a central role determination of policy. अब जब पोस्ट colonial states होती हैं वो अपनी इकोनॉमी में हाईली इंटरवीन करती हैं, सारी जो पॉलिसीज होती हैं वो यही बनाती है अपनी इकोनॉमी में। अब इससे क्या होता है कि जो स्टेट पर्सनल होता है वो एक सेंट्रल रोल को प्ले करने लगता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज में, कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमारे पोस्ट colonial सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। तो ये सब पोस्ट colonial सोसाइटीज में होने लगता है। When political institutions are suppressed, state bureaucracy is particularly inclined to govern as a class by acting as a liaison between the transitional capital and interest groups. अब जब इन पोस्ट colonial सोसाइटीज में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सप्रेस किया जाता है, वहां जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती है वो बहुत ही क्रूशियल रोल को प्ले करती है। ये एक ऐसा लाइजन बनती है इन कैपिटलिस्ट ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में। लाइजन का मतलब ये एक कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करती है जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, ताकि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके भी इंटरेस्ट बचाए जा सकें और जो ट्रांजिशनल कैपिटलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को यहाँ पर बचाया जा सके। अब इससे होता क्या है कि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी होती है वो रिलेटिवली ऑटोनोमस दिखाई देती है, ठीक है। तो इंडिपेंड कहीं ना कहीं जो ऑटोनोमस ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक एसेंशियल प्लेयर बन जाती है स्टेट की पॉलिसी सेटिंग का, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को सप्रेस किया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी आकर इन सब के बीच में बैलेंस बनाती है। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस बनती जा रही है। इससे जो स्टेट की पॉलिसी सेटिंग जो स्टेट की पॉलिसी सेटिंग प्रोसेस है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब फोकस होता है इन नियो मार्क्सिस्ट थियोरीज का पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के लिए, वो यही कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है इन सोसाइटीज में उनको में स्पेशल रोल देना चाहिए। तो ये खत्म होता है हमारा रिलेटिव ऑटोनॉमी थीसिस। आगे बढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट रहता कैसा है। तो जो इंडिया है उसमें जो रिलेटिव ऑटोनोमस थियरी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही कहीं ना कहीं ऑटोनोमस होती रहती है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। ऐसा कहना था प्रणब प्रधान का। वो कहते हैं कि जो इंडिया की जो स्टेट है वो रिलेटिवली ऑटोनोमस है, ठीक है। अपने ऑपरेशंस में वो अपने ऑपरेशंस खुद ही करती है। जहां पहले कुछ ऑपरेशंस बिजनेस क्लासेस प्राइवेट एक्टर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आके किए जाते थे इंडिया में, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होने लग गया कि ये ऑटोनोमस होने लग गए हैं। अदर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज से हटकर जो स्टेट है इंडिया में वो अपने इंटरेस्ट को अच्छे से बनाती है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, और किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपनी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करने से रोकती है। In the early years after independence, India's allied state personnel
largely determine the country's economic डायरेक्शन। अब इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद जो इंडिया का एलाइड स्टेट होता है, ठीक है, जो यहाँ के अमीर लोग होते हैं, वो अपनी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डायरेक्शन को डिटरमाइन कर चुके होते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जो है वो ऐसे जाने वाली है। तो अब ये क्या करते हैं कि स्टेट लेड डेवलपमेंट के साथ यहाँ पर जो इंडिया होता है उसको डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है, स्टेट के साथ मिलके। ओवर द टाइम जो इंडिया के प्राइवेट बिजनेस सेक्टर होते हैं वो अपनी प्रोमिनेंस बना लेते हैं आगे जाकर, और जो स्टेट है वो एक रेगुलेटरी रोल की तरह ही यहाँ पर कन्फाइंड होकर रह जाती है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव मार्केट होती है उसको कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करती है। तो जैसे जैसे इंडिया के प्राइवेट बिजनेस सेक्टर्स बढ़ते हैं, अपनी प्रोमिनेंस बनाते हैं, तो यहाँ की जो स्टेट होती है वो सिर्फ रेगुलेटरी रोल तक ही रह जाती है कि हम यहाँ पर एक पॉलिसी बना देंगे, आप सारा काम संभाल लेना। तो ये यहाँ पर सिचुएशन देखी जाती है। However, India's state remains more influential than those of Africa and Latin America. पर जो इंडिया की स्टेट होती है वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो स्टेट्स होती है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। And India's private businesses are also relatively shielded from the foreign competition. और जो इंडिया के प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो फॉरेन कंपटीशन से भी शील्ड किए जाते हैं, मतलब बचाए जाते हैं, जिससे कि जो इंडिया है उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिले पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में। फिर लास्ट टॉपिक आता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है वो कहीं 1990s में आकर आता है। तो ये एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्टेट सेंट्रलिटी बनाकर रखेगा, कि स्टेट के पास ही सारी पावर होगी अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को खेलने के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है, पर ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट निकल कर आता है कि जो स्टेट है वो कोई प्राइम इकोनॉमिक एक्टर नहीं है, वही अपनी इकोनॉमी को डिटरमाइन नहीं करेगी। अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या आ गया है, नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए हैं जो कि स्टेट्स के रोल को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देते हैं, और जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो सेल्फ गवर्निंग हो जाती है। क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड से पहले जो स्टेट था वो सेंट्रलिटी बनाकर रखता था, वही अपनी मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट करता था, वही अपनी पॉलिटिक्स को भी जो है वो रेगुलेट करके रखता था, और सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पर होती ही नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद सेल्फ गवर्नेंस को भी यहाँ पर देखने को मिलता है स्टेट को, और जो स्टेट है वो सेंट्रलिटी से दूर हट जाता है। अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल से मार्केट इकोनॉमी में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रलिटी जो मेंटेन करके रखी जाती थी स्टेट की वो यहाँ पर हट जाती है। अब स्टेट ये नहीं कहेगा कि मैं ही सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाऊंगा। अब क्या कहेगा, मार्केट इकोनॉमी मतलब डिमांड और सप्लाई बताएंगे कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जैसे स्टेट्स में, जो कि एक ग्लोबल कॉरपोरेट सेक्टर के रूप में आते हैं बाहर, जिससे कि जो ऑटोनॉमी होती है इकोनॉमी की वो भी हमें देखने को मिलती है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ही क्रूशली इम्पैक्ट करती है। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 109 का यूनिट नंबर 9। थैंक यू सो मच।